मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल पीआरडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग दूसरे मुगल शासक के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग देखे थे दोस्तों बाबर के बारे में। आज हम लोग देखेंगे जो दूसरा मुगल शासक हुमायूं होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये बाबर का पुत्र होता है हुमायूं, और बाबर के 4 लड़के होते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं कि हुमायूं का शासनकाल कैसे चलता है, और हुमायूं के बारे में एक एक प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दिया है हुमायूं का जो कार्यकाल होता है वो 1530 से 1556 तक होता है। मतलब इसकी शासन होता है, इसमें वो बहुत युद्ध आता है और बहुत युद्ध जीतता भी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसकी जन्म कब होती है। तो देखिए दोस्तों, उसका जन्म होता है मार्च में 1508 को, मतलब 6 मार्च को होता है 1508 को। और हम जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उससे 2 दिन पहले उसकी जन्म होती है, लेकिन 1508 में होता है। उसका जन्म स्थान जो होता है दोस्तों वो काबुल में होता है। जन्म स्थान उसका क्या है? काबुल है। अब देखिए दोस्तों, इसके पिता का नाम क्या था? बाबर था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। और माता इसकी तीसरी पत्नी थी बेगम। बाबर की तीसरी पत्नी थी माहम बेगम। माहम बेगम, बाबर की तीसरी पत्नी माहम बेगम से हुमायूं का जन्म होता है। अब देखिए, यह 23 वर्ष की उम्र में, मतलब जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के 4 दिन पश्चात ही, बाबर की मृत्यु के 4 दिन पश्चात ही हुमायूं क्या करता है? हिंदुस्तान के राज सिंहासन पर बैठता है। और उसकी उम्र कितनी होती है? 23 वर्ष होता है। ठीक। अब देखिए दोस्तों, हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र ऐसा शासक होता है। ठीक। मुगल शासक में एकमात्र ऐसा शासक होता है जो साम्राज्य बाबर के अधीन था। ये राजगद्दी पर जब बैठता है तो यह पहला और अंतिम मुगल शासक होता है जो अपने भाइयों में साम्राज्य को क्या कर देता है? बांट देता है। तो देखिए क्या करता है? साम्राज्य को बांटता है। सबसे जो भाई होते हैं इसके कामरान, कामरान को 2 जगह देता है, 2 स्थान देता है, काबुल और कंधार। काबुल और कंधार किसके अधीन कर देता है? कामरान के अधीन कर देता है। जबकि अस्करी के अधीन संभल को दे देता है। संभल प्रांत को अस्करी को दे देता है। और अलवर की जागीर एक इसको देता है तो हिंडाल को देता है। मतलब 3 भाई को यह साम्राज्य क्या कर देता है? बांट देता है। अब देखिए, हुमायूं का समकालीन एक अफगान शासक होता है शेर खां। अफगान शासक या नेता कहें, शेर खां होता है। ठीक। इसी के मतलब हुमायूं के समकालीन एक नेता होता है शेर खां, और शेर खां इसका क्या होता है? दुश्मन होता है। ठीक। क्या होता है? प्रबल शत्रु होता है हुमायूं का। ठीक। और जो आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध होता है। शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध कौन होता है दोस्तों? शेर खां होता है। और यह हुमायूं का प्रबल शत्रु था। और दूसरे नंबर का जो हुमायूं का प्रबल शत्रु थे वो हैं गुजरात के शासक बहादुर शाह। गुजरात के उस समय उसके समकालीन जो शासक होते हैं बहादुर शाह, वे इसके प्रबल दूसरे शत्रु होते हैं। ठीक। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, हुमायूं ने जब राज्यरोहण के प्रतीक के रूप में 1534 में कालिंजर पर सैन्य अभियान का पहल किया। सैन्य अभियान का क्या करता है? पहल करता है। पहला इसका सैन्य अभियान होता है कालिंजर पर। ठीक। जहां के शासक होते हैं प्रताप रुद्रदेव। यह कब किया करता है? 1534 में करता है। हुमायूं का पहला सैन्य अभियान 1534 में कालिंजर पर होता है, जहां के शासक कौन होते हैं? प्रताप रुद्रदेव होते हैं। यह इसलिए करता है इनको डराने के लिए, मतलब जो गुजरात के बहादुर शाह शासक थे उनको डराने के लिए यह सैन्य अभ्यास कालिंजर पर करता है। अब देखिए दोस्तों, 1532 में यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि डोहरिया का युद्ध कब हुआ था। तो डोहरिया का युद्ध 1532 में होता है। ठीक।
जिसमें अफगान का शासक महमूद लोदी को हुमायूं क्या कर देता है, हरा देता है। ठीक, दोहरिया का युद्ध कब होता है दोस्तों, तो 1532 में होता है, जिसमें अफगान शासक महमूद लोदी को क्या कर देता है, हरा देता है। अब देखिए 1532 में चुनार का घेरा किया, चुनार का घेरा किया। चुनार का घेरा किसके अधीन था, शेर खां के अधीन था। ठीक, शेर खां के अधीन चुनार का घेरा करता है। ठीक, 1532 में हुमायूं करता है। जो चुनारगढ़ या चुनार का घेरा जब करता है तो उस समय चुनार पर अधिकार किसका था, शेर खां का था। तो शेर खां क्या करता है, अधीनता हुमायूं को स्वीकार कर लेता है और अपने पुत्र को कुतुब खां, मतलब कुतुब खां इसका पुत्र होता है शेर खां का, तो कुतुब खां को मुगल की सेवा में भेज देता है। ठीक, मुगल की सेवा में कुतुब खां को कौन भेजा था, तो उसका पिता शेर खां भेजा था। और किसके समय भेजा था, तो हुमायूं के समय भेजा था। कब भेजा था, तो भेजा था 1532 में। क्यों भेजा था, तो चुनार पर वो क्या किया था, हुमायूं ने आक्रमण किया और चुनार को अपने अधिकार में ले लिया। और चुनार किसके अधीन था, तो चुनार शेर खां के अधीन था। तो शेर खां क्या करता है, हुमायूं की अधीनता स्वीकार करता है और अधीनता स्वीकार करने के बाद अपने पुत्र को, मतलब जो उसका पुत्र होता है शेर खां का पुत्र होता है कुतुब खां, तो कुतुब खां को मुगल की सेवा में भेज देता है। तो इतना यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अब देखिए दोस्तों 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को भी जीत लेता है। 1532 में क्या करता है, जो रायसीन की महत्वपूर्ण किला होती है उसको भी यह क्या कर लेता है, हुमायूं जीत लेता है। अब देखिए दोस्तों 1533 में क्या होता है, मेवाड़ से संधि करता है। मेवाड़ से क्या करता है, संधि करता है हुमायूं। तो 1533 में मेवाड़ की संधि किसके किसके बीच होता है, तो उस समय मेवाड़ के शासक होते हैं सिसोदिया वंश के होते हैं। सिसोदिया वंश का एक अल्प आयु का शासक होता है जिसका नाम होता है विक्रमादित्य। ठीक, तो 1533 में मेवाड़ का जो संधि होता है हुमायूं और विक्रमादित्य के बीच होता है। तो ये प्रश्न पूछता है कि 1533 में मेवाड़ की संधि किन दो शासकों के बीच में हुई थी। तो एक मुगल शासक कौन था, हुमायूं था, और दूसरा सिसोदिया वंश के शासक विक्रमादित्य थे, जिनके बीच में 1533 में संधि होती है, मेवाड़ की संधि जिसको हम बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके आगे क्या होता है, 1536 में बहादुर शाह को पराजित कर मांडू और चंपानेर पर अधिकार कर लिया। इसी समय मेवाड़ की राजमाता कर्णवती हुमायूं के पास राखी भेजी थी। अब देखिए दोस्तों फिर से वो हुमायूं क्या करता है, इसका अभी जीत जारी है और हुमायूं फिर से जो गुजरात के बहादुर शाह होते हैं शासक, उन पे आक्रमण करता है और आक्रमण कर वहां के दो प्रांत मांडू और चंपानेर क्या करता है, अपने अधीन कर लेता है। ठीक, तो ये कब करता है, तो 1535-36 में बहादुर शाह के अधीन जो मांडू और चंपानेर था उस पे आक्रमण कर हुमायूं अपने अधीन कर लिया। अब उसी समय एक घटना घटती है दोस्तों, जो उस समय मेवाड़ की राजमाता कर्णवती होती हैं, मेवाड़ की राजमाता कर्णवती हैं, वो हुमायूं के लिए क्या करती हैं, राखी भेजती हैं। ठीक, कर्णवती क्या करती हैं, इनके पास राखी भेजती हैं। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी राजमाता मेवाड़ की थी जो हुमायूं को राखी भेजी थी, तो वो थी कर्णवती। फिर से दूसरा प्रश्न पूछता है दोस्तों कि किस मुगल शासक के लिए मेवाड़ की राजमाता कर्णवती राखी भेजी थी। तो राखी किसके लिए भेजी थी, हुमायूं के लिए। दूसरा मुगल शासक है हुमायूं, जिसके लिए कर्णवती ने क्या भेजी थी, राखी भेजी थी। अब इसके आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों 1534 में सूरजगढ़ और 1536 में बंगाल को शेर खां जीत चुका होता है। ठीक, अब ये शेर खां भी अपनी प्रसिद्धि कायम करने के लिए क्या करता है, सूरजगढ़ को 1534 में जीतता है और 1536 में बंगाल को जीत लेता है। कौन, शेर खां, जिसको हम शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि 1534 में सूरजगढ़ पर किसका अधिकार था, तो शेर खां का अधिकार था। और फिर से 1536 में शेर खां का अधिकार बंगाल पर भी हो जाता है और इससे वह क्या होने लगता है, समृद्ध
होने लगता है। अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए क्या करता है 1538 में जो शेर खां का अधिकार हो जाता है। शेर खां का अधिकार तो चुनार पे भी होता ही है, क्योंकि चुनार को जब वो अपने अधीन हुमायूं करता है तो अपने बेटे को, मतलब शेर खां अपने बेटे कुतुब खां को मुगल की सेवा के लिए भेज दिया होता है। तो फिर से क्या होता है, फिर से हुमायूं आता है 1538 में, और उस समय शेर खां का फिर से अधिकार होता है किस पे, चुनार पर, मतलब चुनारगढ़ के नाम से भी इसे जानते हैं, चुनारगढ़। चुनारगढ़ पर शेर खां यानी शेर शाह सूरी का क्या होता है, अधिकार होता है। तो होता क्या है, हुमायूं की जो ये समृद्धि है उसको दबाने के लिए शेर खां फिर से शेर खां की समृद्धि को दबाने के लिए हुमायूं ने पुनः चुनारगढ़ पर मतलब दूसरी बार आक्रमण कर देता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब एक युद्ध फिर से आगे आएगा, चौसा का युद्ध, लेकिन अब इसके बीच में एक घटना होती है 15 अगस्त 1538 को। 15 अगस्त 1538 को गौड़ पर, एक गौड़ प्रांत होता है जिस पर हुमायूं अधिकार करता है। ठीक, 1538 में, 15 अगस्त 1538 में गौड़ पर अधिकार कौन करता है दोस्तों, हुमायूं करता है। हुमायूं जब अधिकार करता है तो उस समय देखता है कि वो गौड़ के, मतलब गौड़ पे जब अधिकार करता है, जो युद्ध हुआ रहता है उसमें बहुत अधिक लाशें गिरी होती हैं, मतलब लाशें दिखाई देती हैं, चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं। तो हुमायूं उसका नाम गौड़ का रख देता है जनताबाद। ठीक, तो गौड़ का नाम वो क्या रख देता है, जनताबाद रख देता है। अब देखिए हुमायूं की अब इसके बाद हार होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है, निर्णायक युद्ध होता है 29 जून 1539 को। 29 जून 1539 को चौसा का युद्ध होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो 29 जून 1539 को हुआ था। 29 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ, किसके किसके बीच, तो वही जो प्रसिद्ध हो रहा था शेर खां यानी कि शेर शाह सूरी और जो हुमायूं है, इसके बीच में दोनों लोग में क्या होता है, युद्ध होता है, चौसा का युद्ध 29 जून 1539 को। ठीक, और इसमें हुमायूं की क्या होती है, पराजित होती है, हुमायूं की पराजय होती है। अब जब हुमायूं पराजित होता है तो वह देखता है वो मारा जाएगा, तो उसी समय वो क्या करता है, अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद जाता है। ठीक, गंगा नदी में क्या होता है दोस्तों, कूद कर अपनी जान बचाता है। तो उस समय एक व्यक्ति उसकी हेल्प करता है, एक भीष्ट उसकी क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। तो उसको एक दिन के लिए हुमायूं ने बादशाह बना देता है। तो इतनी बात है दोस्तों चौसा के युद्ध से। चौसा के युद्ध कब होता है, तो 29 जून 1539 को होता है, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच होता है, जिसमें हुमायूं की पराजित होती है और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए घोड़े सहित नदी में, गंगा नदी में कूद जाता है। और इसी युद्ध के बाद वह लगभग 1555 में फिर से भारत में लौटता है हुमायूं। अब इसकी क्या हो जाती है, शेर शाह सूरी की राज सिंहासन हो जाती है भारत में। देखिए चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की। अब देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन की, जो शेर खां था, शेर खां जो था वो शेर शाह की उपाधि कब धारण किया था। तो जो चौसा का युद्ध होता है 29 जून 1539 को, उसमें शेर खां इस युद्ध को जीतता है और उसी समय अपनी उपाधि शेर शाह सूरी धारण करता है। शेर शाह की उपाधि शेर खां कब धारण करता है, तो धारण करता है चौसा का युद्ध जीतने के बाद। और उसी समय क्या करता है दोस्तों, ये जो शेर खां होता है, मतलब शेर शाह सूरी, आगे चल के उसका नाम हो जाता है, तो वह उसी समय अपने नाम का खुतबा पढ़वाने लगता है और सिक्के ढलवाने का आदेश दे देता है। ठीक, और देखो दोस्तों 17 मई 1540 को फिर से हुमायूं और शेर शाह के बीच एक युद्ध होता है, जिसे बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं या क्या कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। ठीक, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच होता है, जिसमें शेर शाह सूरी इस युद्ध को क्या करता है, जीतता है और भारत की जो राज सिंहासन होता है उस पे अपना अधिकार जमा लेता है, मतलब राजगद्दी पर बैठ जाता है। और इसी समय हुमायूं अब भारत से निकल जाता है, हिंदुस्तान
से निर्वासित कर दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, बिलग्राम का युद्ध हारने के बाद हुमायूं 1555 तक हिंदुस्तान से बाहर आता है। हिंडाल के गुरु, अब देखिए दोस्तों, जो हिंडाल इसका भाई होता है, हिंडाल जो इसका क्या होता है, भाई होता है, जिसको अलवर की जागीर दिया रहता है। तो हिंडाल के जो धार्मिक गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं मीर अली। मीर अली कौन होते हैं? तो मीर अली हिंडाल के आध्यात्मिक गुरु होते हैं। उनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम उनसे क्या करता है, 29 अगस्त 1541 को हुमायूं उनसे शादी कर लेता है। किससे? हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को हुमायूं क्या करता है, शादी करता है। अब इसके एक साल बाद यानी कि हमीदा बानो बेगम से 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। क्या होता है दोस्तों? अकबर का जन्म होता है। और फिर से देखिए दोस्तों, 1545 में काबुल और कंधार को हुमायूं फिर से अपने अधीन कर लेता है। जब यहाँ से भाग कर जाता है हिंदुस्तान से, तो अपने भाई जो कमरान को साम्राज्य दिया होता है, कौन? काबुल और कंधार। तो काबुल और कंधार पर फिर से हुमायूं क्या करता है, उस पर अधिकार कर लेता है। तो काबुल और कंधार किसको दिया था दोस्तों? तो कमरान अपने भाई को दिया था। जब यहाँ से भारत से भाग कर वह जाता है, तो क्या करता है, काबुल और कंधार को फिर से अपने अधीन ले लेता है। ठीक। और 1 फरवरी 1955 को लाहौर पर फिर से क्या करता है दोस्तों, भारत लौट कर लाहौर पर अधिकार करता है हुमायूं। फिर से आपको वो लौटता है, जब भागता है 1540 में, तो वो आता है 1 फरवरी 1555 को भारत आता है और लाहौर पर अधिकार करता है। अब इसके आगे देखते हैं क्या। देखिए दोस्तों, जब हुमायूं क्या करता है, काबुल और कंधार पर भी अधिकार कर लेता है, उसके बाद वो फिर से अफगान सेना से लड़ता है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, अफगान सेना जो उस समय थी, उसका नेतृत्व सिकंदर सूद करता है। सिकंदर सूद अफगान सेना की क्या करता है, नेतृत्व करता है। और सतलज नदी पर एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है मछीवाड़ा का युद्ध। मछीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1555 में ही होता है। ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कंधार और काबुल पर हुमायूं का अधिकार होने के बाद वह क्या करता है, एक युद्ध करता है सतलज नदी के किनारे, जिसमें अफगान सेना और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है। और यहाँ पे हुमायूं की विजय होती है और अफगान सेना बुरी तरह हार जाती है। ठीक। तो यहाँ पे अफगान सेना का कौन नेतृत्व कर रहा था? तो सिकंदर सूद कर रहा था। और इस युद्ध का नाम क्या पड़ता है दोस्तों? मछीवाड़ा का युद्ध। मछीवाड़ा का युद्ध पड़ता है। मछीवाड़ा का युद्ध कब होता है? 1555 में होता है। और इसको जीतने के बाद हुमायूं जब जीत जाता है, तो संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लेता है। जो पंजाब उस समय था, उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही में थे, तो उस समय जो पंजाब था, उस पर संपूर्ण पंजाब पर हुमायूं का फिर से क्या होता है दोस्तों, अधिकार हो जाता है। और एक तरह से फिर से हुमायूं भारत में अपनी जो कदम है बढ़ाने लगता है। ठीक। अपनी फिर से अधिकार धीरे धीरे विस्तृत करने लगता है। अब देखिए 22 जून 1555 को एक सरहिंद नामक स्थान पर एक युद्ध होता है जिसका नाम सरहिंद का युद्ध कहलाता है। कब होता है दोस्तों सरहिंद का युद्ध? 22 जून 1555 को। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, सिकंदर सूद अफगानी सेना का नेतृत्व करता है। अफगानी सेना का नेतृत्व करता है, जबकि मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां करता है। और बैरम खां जब करता है, तो इसमें होता क्या है, बैरम खां जीत जाता है और सिकंदर की जो सेना होती है वो हार जाती है। फिर से यहाँ पे मुगल की विजय होती है। क्या होती है दोस्तों? मुगल की विजय होती है। सरहिंद का युद्ध भी मुगल सेना जीत जाती है और अफगानी सेना हार जाती है। ठीक। तो यहाँ पे एक नोट कर लीजिएगा, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो 22 जून 1555 को हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो अफगानी सेना और मुगल सेना के बीच हुई थी। अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूद कर रहा था, जबकि मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बैरम खां कर रहे थे। तो इसमें मुगल खां की फिर से विजय होती है। और जब यह विजय हासिल करता है, तो 23 जुलाई 1555 को
23 जुलाई 1555 को हुमायूं भारत आ चुका होता है और भारत आने पे फिर वह दिल्ली जाता है और दिल्ली की राजगद्दी को क्या कर देता है, संभाल लेता है। पुनः एक बार वह भारत पर अपना अधिकार जमा देता है। ठीक, कब? 23 जुलाई 1555 को। लेकिन ये जैसे ही कब्जा करता है, अधिकार अपना जमाता है, राज सिंहासन पाता है, तो एक फिर से इसके साथ घटना होती है। वो उस समय एक उसकी पुस्तकालय होती है, एक पुस्तकालय होती है जो पुस्तकालय दीन पनाह या शेर मंडल में होता है, शेर मंडल में स्थित होता है। उसमें वह 24 जनवरी 1556 को जाता है। 14 जनवरी 1556 को 14 जनवरी 1556 को शेर शाह सूरी अपने पुस्तकालय में जाता है, जो इसे दीन पनाह या शेर मंडल में जो स्थित होता है उसमें जब जाता है। और ये बताया जाता है, बहुत से विद्वान ये बताते हैं कि ये जो पुस्तकालय था ये लकड़ी का बना हुआ था। ठीक, तो वह सीढ़ियों से जब उतरता है तो सीढ़ियों से उतरते उतरते उसकी पैर क्या हो जाती है, लड़खड़ा जाती है, और लड़खड़ा जाती है तो वो सीढ़ियों से गिर जाता है। जब सीढ़ियों से गिरता है तो उसको बहुत अधिक चोटें आती हैं और बताया जाता है कि वह जो पुस्तकालय था लकड़ी का बना हुआ था। उस समय उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा लकड़ी गिरती है और उस समय बुरी तरह वह घायल होता है। और 24 जनवरी 1556 के 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1556 को क्या हो जाता है दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछता है दोस्तों, कौन ऐसा मुगल शासक था जिसकी मृत्यु सीढ़ी से गिरकर हुई थी? पुस्तकालय में सीढ़ी से गिर के हुई थी, तो वो थे हुमायूं। हुमायूं मुगल शासक था जिसका पैर लड़खड़ाने की वजह से पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर वो क्या किया था दोस्तों, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और देखिए दोस्तों, जो हुमायूं था वो अफीम का बहुत शौकीन था। अमीर का क्या था दोस्तों, बहुत शौकीन था। अफीम का हुमायूं क्या था, बहुत शौकीन था। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न अफीम बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि अफीम किससे प्राप्त की जाती है। ठीक, तो अफीम पोस्ता जो मसाला में पड़ता है उसी के अधपके फल से प्राप्त किया जाता है। पोस्ता के अधपके फल से प्राप्त किया जाता है। तो एक ही साइंस से प्रश्न आपको यहाँ पे मिलता है कि अफीम पोस्ते के अधपके फल से प्राप्त किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि हुमायूं किसका शौकीन था, तो हुमायूं अफीम का शौकीन था। और अफीम किस पेड़ से प्राप्त की जाती है, तो पोस्ते के अधपके फल से प्राप्त की जाती है। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में लेनपुर कहता है, लेनपुर एक इतिहासकार हैं, वो बोलते हैं कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान भी दे दी। ठीक, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि कौन से ऐसे मुगल शासक के बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते अपनी जान भी गंवा दी, तो वो हुमायूं के बारे में कहा जाता है। और ये कौन कहा था, तो लेनपुर नामक इतिहासकार कहे थे। और फिर से अबुल फजल नामक इतिहासकार, अबुल फजल इसको इंसान कामिल बोलते हैं, इंसान कामिल। अब देखिए दोस्तों, हुमायूं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं जो था जो ज्योतिष में अधिक विश्वास करता था। ज्योतिष में क्या करता था, ज्योतिषों में अधिक विश्वास करता था। इसका मानना यह था कि ज्योतिष में अधिक विश्वास करता था और यह 7 दिन 7 कलर का कपड़ा पहनता था। ठीक, अब इसने भी अपने पिता की तरह मतलब बाबर की तरह दीवान नामक काव्य संग्रह का संकलन कराया था। ठीक, तो इतने प्रश्न हुमायूं से बनते हैं दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ जाए और ये इस टाइप के प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चाहते हैं कि तुरंत आपको ऐसे ऐसे वीडियो प्राप्त हों तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चाहते हैं कि आपके दोस्त भी पढ़ें तो इसी वीडियो को शेयर कर दीजिए ग्रुप में। धन्यवाद दोस्तों।